अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी। कोयला गैसीकरण परियोजना के संवर्धन की योजना पर भी मुहर। नहीं रहे पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह, विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। माननीयों ने जनसेवा के कार्यों को किया याद। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस पार्टी ने किया राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के नामों का ऐलान। कृषि मंत्री समेत 14 को मिली जगह। गुमला में बिजली पानी को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। और सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित, करीब 85% विद्यार्थी उत्तीर्ण। बेटियां फिर रही आगे। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के 98% से अधिक अभ्यर्थी सफल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचत को लेकर देशवासियों के समक्ष नजीर पेश की है। उन्होंने घरेलू दौरे के लिए अपने काफिले के आकार को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री ने एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाने की इच्छा जताई है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया है। आगे बढ़कर खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले के आकार को काफी ज्यादा कम कर दिया है। जी हां, इसे उनकी हाल की घरेलू यात्रा के दौरान लागू किया गया। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार जरूरी सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की गई है। हैदराबाद में अपने भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में उनके काफिले का आकार कम कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जहां तक हो सके बिना कोई नई गाड़ियां खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि ईंधन खर्च को लेकर संयम बरतें। सभी देशवासियों से कहा है कि ईंधन खर्च को लेकर कहीं ना कहीं संयम बरतने का ये वक्त है। पेट्रोल और डीजल की खपत जितनी कम हो उतना ही बेहतर है। जनता से कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। जहां तक हो सके अनावश्यक जो विदेश यात्राएं हैं उनसे बचने की कोशिश करें। अगर बहुत महत्वपूर्ण है तभी विदेश यात्रा करें, अन्यथा ना करें। वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है। और इसी के साथ एक बड़ी बात कही है कि 1 साल तक हो सके तो सोना ना खरीदें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी देशहित में ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से अपने कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर मात्र 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से भी अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने का आग्रह किया है। श्री गंगवार ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के इस अभियान में सभी सहभागी बने। इधर प्रधानमंत्री की अपील के बाद झारखंड में भी ईंधन बचत को लेकर माहौल बना है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने प्रधानमंत्री की इस अपील की सराहना करते हुए देशवासियों से इसे अमल में लाने पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री का जो अनुरोध है कि कैसे हम लोग कुछ समय तक के लिए जो है सोने की खरीदारी को कम करें, और सोने की खरीदारी अगर हम कम करते हैं तो हमारा जो पेमेंट है वो विदेशी मुद्रा में वो कम होता है। और ये बात है अभी कुछ समय के लिए ही, अगर हम लोग अगले 1 साल तक सोने को कम खरीदते हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग बड़े बड़े विकसित देशों को चुनौती दे सकते हैं। को इस बात पे सोचना होगा कि आप एक ही जगह जाते हैं, अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं, वहाँ 4 दोस्त अगर साथ में जाएं तो हम तेल बचा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो हम तेल बचा सकते हैं। बात सिर्फ तेल बचाने की नहीं है, बात सिर्फ गोल्ड कम खरीदने की नहीं है, बात यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी से हमारा कंपटीशन क्या है उस पर है। पक्ष विपक्ष बहुत लोग हैं कि सरकार को मानते हैं, नहीं मानते हैं। बात गंभीरता की है। अगर हम उसको लेते हैं,
बजाय इसके कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम इस नाते नहीं सोचूं, तो मुझे लगता है कि इस पर एक बार गंभीर मंथन की आवश्यकता है। ये आर्थिक मंदी का संकेत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत को और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये प्रयास है। इस पे हम लोग सबको मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बाद में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चालू विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार का कृषि विकास और किसान कल्याण पर लगातार जोर रहा है ताकि अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त हों। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागत के पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने की व्यवस्था की गई है कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को। इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अपग्रेडेशन से संबंधित नीतिगत निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की। कोल गैसिफिकेशन योजना पर भी मुहर लगी। ये अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं, अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो वहां से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। तो आज का जो है प्रोग्राम ये है फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट, इसका गैसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन्स कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगे। लंबे समय से इलाजरत पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने रांची के बरियातू स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे काफी लंबे समय से बीमार थे और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो से रांची रेफर किया गया था। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने गए और मंत्री पद भी संभाला। उनके निधन से बोकारो समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर है। विधानसभा परिसर में उन्हें आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मंत्रियों और माननीयों ने उनके जनसेवा के कार्यों को याद किया। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। नेता रहे और उससे भी ज़्यादा वो बहुत ही अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान, जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग उनको बराबर एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहेंगे और पार्टी की तरफ से मैं उनको ये अंतिम विदाई देने के लिए विधानसभा में पहुँची। यह सामाजिक दायित्व हमको बोलना आता है कि भाई दुनिया से हमारे साथ चुनाव में लड़े, लेकिन चूँकि सामाजिक रिश्ता भी रखता है, आर्थिक लड़ाई अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन अच्छे स्वभाव के थे और जनता के बीच में जनता से जुड़े रहते थे। कांग्रेस पार्टी के राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के नामों का ऐलान हुआ, जिसमें 14 नेताओं को जगह मिली है। इसके साथ ही इन्हें अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी सदस्य बनाई गई हैं, जिसके लिए उन्होंने आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के प्रति आभार प्रकट किया है। गुमला में आज बिजली पानी के मुद्दे पर भाजपा द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेता शामिल हुए। श्री मुंडा ने जन आक्रोश प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की किल्लत, लगातार बिजली कटौती और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी ने आम जनता का जीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सारी चीजें चौपट है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि आम नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त है। ऐसी योजनाएं, जिन योजनाओं के लिए पैसा खर्च की जा चुकी है, लेकिन उसका पानी नहीं मिल रहा है। आखिर कोई तो दोषी होगा, या तो यह सुनिश्चित करे कि उन योजनाओं से जनता को लाभ मिले। तो पेयजल पर भारी घोटाला हुआ है, इन सारे चीजों की जांच भी होनी चाहिए और अभी राहत के लिए युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन को राज्य से मिल करके आम आदमी तक राहत पहुंचाना चाहिए। राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से जश्न मनाने पर भाजपा ने पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3000 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को न्यायालय से बेल मिला है, न कि उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नैतिक पतन इतना अधिक हो गया है कि पार्टी आज भ्रष्टाचार और बेल का जश्न मना रही है। श्री शाहदेव ने कमीशन, करप्शन और कनेक्शन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन सरकार को भी घेरा। मतलब थोड़ी भी शर्म अगर कांग्रेस को रहती ना, तो कांग्रेस ऐसा जश्न नहीं मनाते। वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर 32 करोड़ की डायरेक्ट कैश रिकवरी का आरोप है, वो सारा ट्रेल जो है वो उन्हीं तक जाता है। और ये सिर्फ हो गया, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। 3000 करोड़ का ग्रामीण विकास का टेंडर घोटाला। वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर थे, इंजीनियर चीफ थे, वो भी जेल के सलाखों के पीछे इस बड़े घोटाले में गए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस वर्ष 85.2% विद्यार्थी सफल रहे हैं। फिर बेटियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86 जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 82.13% रहा। इस लिहाज से लड़कियों ने लड़कों की तुलना में 6.73% बेहतर प्रदर्शन किया है। क्षेत्रवार प्रदर्शन में त्रिवेंद्रम जोन सबसे आगे रहा, जहां 95.62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। केंद्रीय विद्यालयों के 98.55% और नवोदय विद्यालयों के 98.47% विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे। 12वीं में 85.20% छात्र पास हुए हैं। लड़कों के मुकाबले एक बार फिर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 12वीं में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं। ये रिजल्ट बता रहा है कि एक बार फिर लड़कियों ने ही लड़कों के मुकाबले उत्तीर्ण हुई हैं। सीबीएसई के एग्जाम्स में एक बार फिर टॉप करती ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही हैं। लड़कियों ने 12वीं के एग्जाम्स में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं अगर 12वीं में लड़कों की अगर हम प्रतिशत को देखें तो ये 85.20% छात्र पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं। लंबी परीक्षा के बाद लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों ने लड़कियों के मुकाबले बाजी मारी है। 12वीं के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं। 88% लड़कियां पास हुई हैं, तो वहीं लड़कों की अगर हम बात करें तो लड़के 82% पास हुए हैं। कुल 85.20% छात्रों ने 12वीं पास की है। खूंटी में पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में वांछित पीएलएफआई नक्सली राजेश महतो को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि उनकी निशानदेही पर एक देशी पिस्टल, 2 गोली, 3 मोबाइल और कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। लोगों को करा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से एक 9mm का पिस्टल देसी मेड वो भी बरामद हुआ और 2 लाइव कार्ट्रिजेस हैं। 2 लाइव कार्ट्रिजेस भी हम लोगों को बरामद हुए। तेलेफाई का पर्चा भी बरामद हुआ। इसके पास से हम लोग को एक और इम्पोर्टेंट रिकवरी हुई है, एक इसका मोबाइल, जिस मोबाइल के माध्यम से यह ऐप्स जो होती हैं आज के समय में, एक जंगी ऐप है, एक 2inMe ऐप है, इन दोनों ही ऐप्स के माध्यम से ये लोग अपने टारगेट को भी कॉल करते थे और आपस में संगठन में भी जो है ये लोग आपस में उससे बात करते थे। पास्ट में जो हम लोगों ने जिन लड़कों को अरेस्ट करके भेजा है उनके मोबाइल्स में भी इस तरह के ऐप्स हम लोगों को मिले थे। तो एक अच्छा और बड़ा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए। गिरिडीह में साइबर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इन अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 13 सिम और 5 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा लोगों को APK फाइल भेज करके और कई माध्यम से ठगी की जा रही है और इसको लेकर के DSP साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और जब छापामारी किया गया कोल्हरिया जंगल में तो वहाँ से 6 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। इधर जामताड़ा में भी साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन अपराधियों को जेल भेज दिया है। इधर राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। हजारीबाग में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पुलिस की छापेमारी के दौरान कथित तौर पर एक महिला की ब्राउन शुगर खाने से मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से महिला ने ब्राउन शुगर खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। और अब मौसम। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज भी दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 19 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तापमान में थोड़ी वृद्धि के भी आसार हैं। झारखंड को आदिवासियों की संस्कृति और पहचान का राज्य कहा जाता है, लेकिन यहीं से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो राज्य के विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड स्थित कारी पहाड़ी और ललकी माटी टोला में आदिवासियों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। आलम यह है कि यहाँ के आदिवासी और मवेशी एक ही घाट और चुआ का पानी पीने को मजबूर हैं। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड स्थित कारी पहाड़ी और ललकी माटी टोला, यहाँ करीब 20 आदिवासी परिवार और 150 की आबादी निवास करती है। यहाँ के लोगों के लिए पानी की एक एक बूंद हासिल करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पानी की कमी यहाँ के आदिवासियों के लिए नियति बन चुकी है। पुण्य परले है कल से, हाँ तो मोने से लालो तो पानी के बड़ी दूर से लाना, ये पनिया रतिया गिरले से बुरा भी नया पंची हुई गंदा पानी की हुई, गंदा पानी दे ये बीमार पड़ो है। और की होगा परेशान करने पनिया से बड़ी परेशान हो, पनिया से साफ करे ये से गंदा पानी खाना बना ये पियो ये नहा दो ये है गंदा पानी से, यही पानी से समस्या है सर। यहाँ पानी का बहुत दिक्कत हम लोग का है। पानी 1 किलोमीटर दूरी से लाते हैं
और ये तो नया पानी अभी कल परसों गिरा है, उसी का पानी ले रहे हैं। तो गर्मी के मौसम में से बहुत लंबा जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर से भी और ज्यादा लंबा जाना पड़ता है, वहाँ से ला रहे हैं। और गर्मी के मौसम में तो यार दिक्कत होता है। जिला प्रशासन को इस टोले की जानकारी है, बावजूद इसके पानी की समुचित व्यवस्था नदारद है। ये विडंबना ही है कि जल, जंगल, जमीन की बात करने वाले राज्य में पहाड़ों से बहने वाले नाले में चूहा खोदना ही इनकी जीवन रेखा बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज दांगी ने कहा है कि वे संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्या का समाधान करेंगे। हम लोग का है पानी के लिए सुविधा नहीं है सर, प्लस में हम लोग का लाइट के लिए बिजली नहीं है। बहुत दूर से 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं। कैसे लाते हैं पानी? माथा से चूहा खड़ करके माथा से ढो करके लाते हैं। गर्मी में कितना दिक्कत होता है? गर्मी में बहुत सारा दिक्कत, कितना दूरी बढ़ जाता है? मतलब 1 किलोमीटर प्लस हो जाता है। पानी अभी तो ताजा पानी कल परसों गिरा हुआ है, इसलिए हम लोग को थोड़ा राहत मिला है, नहीं तो हम लोग इतना मजबूर हैं जो कि पानी पीने के लिए बहुत परेशान हैं। मरकच्चो प्रखंड की डगरनुमा पंचायत के चटनिया गांव और ललमटिया गांव में पानी पीने का जो समस्या सामने आया है, चूहा से लोग पानी पी रहे हैं। तो ऐसी बहुत और भी कई गांव हैं जंगली इलाका में जहाँ पे पानी पीने का समस्या है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है अभी भी गाँव। राज्य की व्यवस्था के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि बोतल बंद पानी का चलन जिस राज्य में हो, वहीं के मूलवासी अपनी प्यास बुझाने के लिए जानवरों के साथ घाट साझा कर रहे हैं। बहरहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ये समस्या उनके संज्ञान में है और इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं अब ड्रोन दीदी बनकर खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। ड्रोन के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरे खेत में दवा का छिड़काव हो जाता है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। इससे महिलाओं को रोजगार और नई पहचान भी मिल रही है। जिन हाथों में आज आप ये ड्रोन देख रहे हैं, कभी वही हाथ भारी पंप उठाकर खेतों में घंटों काम करते थे, लेकिन अब वही हाथ टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं और आसमान से खेती का तरीका बदल रहे हैं। ये है ड्रोन दीदी, जहां मेहनत अब स्मार्ट वर्क में बदल रही है और गांव की महिलाएं अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की पायलट बन चुकी हैं। जरा ये आवाज सुनिए और मेरे पीछे ये नजारा देखिए। आसमान में उड़ता ये हाईटेक ड्रोन और इसे उड़ाती नीलम देवीकर। ये गांव की ड्रोन दीदी हैं। ये ड्रोन खेतों में सिर्फ दवाई नहीं छिड़कता, ये महिलाओं की नई उड़ान है। तो चलिए इस उड़ान का नया को पायलट बनते हैं। पुणे के पास रहने वाली नीलम देवीकर आज ड्रोन के जरिए खेतों में स्प्रे कर रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक यही काम सबसे मुश्किल और जोखिम भरा था। लेकिन अब नीलम जैसी ड्रोन दीदी इस पूरे सिस्टम को बदल रही हैं। ड्रोन के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरा खेत कवर हो जाता है। कम मेहनत, कम जोखिम और ज्यादा तेज काम, यानी अब खेती सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का खेल बन चुकी है। नीलम के लिए ये ड्रोन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि उनकी पहचान और आत्मनिर्भरता की उड़ान है। हम ड्रोन दीदी हुई, हमारे हाथ में ये RCI, हमें ऐसा गर्व है कि हम ड्रोन चलाती हूँ, हम खेत में स्प्रे करने को ले जाते हो। जो सरकार ने ये जो नमो ड्रोन दीदी को जो योजना निकाली, हर भारत में 1000 महिला एक ड्रोन दीदियाँ बन के, उनमें से पुणे जिला से मेरा नंबर है। इसे मेरा बहुत ही गर्व है। आज नीलम सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं है, वो अब एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुकी हैं। आसपास के गांवों के किसान उन्हें अपने खेतों में बुलाते हैं और इसके बदले उन्हें मिलती है एक सम्मानजनक कमाई। यानी अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक नया रोजगार मॉडल है। ड्रोन आने से पहले छिड़काव के लिए
जो लेबर प्रॉब्लम था, मतलब हमारे पास दवाई तो उपलब्ध है लेकिन छिड़काव करने के लिए आदमी जो लेबर है उपलब्ध नहीं था, तो टाइमली जो स्प्रे होने चाहिए खेत में वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहे थे। तो एकड़ में 200 लीटर पहले पानी लगता था, अब इस टेक्नोलॉजी से खाली 10 लीटर पानी में और खाली 7 मिनट में 1 एकड़ का जो छिड़काव है, स्प्रेइंग है, कंप्लीट होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देश के अलग अलग हिस्सों में अब ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिंदु गोस्वामी भी ड्रोन दीदी बनकर तकनीक के जरिए खेती को आसान बना रही हैं। ग्वालियर की रहने वाली बिंदु, जो कभी सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित थी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आज वो ड्रोन के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरा खेत कवर कर लेती हैं। जहां पहले घंटों लगते थे, अब वही काम सिर्फ कुछ मिनट में हो जाता है। यानी अब बिंदु के लिए ये ड्रोन सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक नया रोजगार और नई पहचान बन चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम में मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद मुझे ये ड्रोन प्राप्त हुआ। इसमें सरकार द्वारा मुझे कोई भी पैसा नहीं लगा है, इसमें मतलब फ्री मिला हुआ है मुझे। गाड़ी, ड्रोन, जनरेटर सभी चीज़ मिला हुआ है, अलेवर हुई है। इसके थ्रू फिर मैंने मतलब अपना रोजगार चालू किया। मैंने इसे ड्रोन से दवाई, खेतों में दवाई छिड़की, जो किसानों से कांटेक्ट किया, जो अपन अपने खेतों में 1 बीघा में 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लगते थे, ये 1 बीघा में 7 मिनट में ड्रोन से स्प्रे हो जाता है। ड्रोन दीदी की इस बदलाव की कहानी और आगे बढ़ रही है। हैदराबाद की मारुत ड्रोन कंपनी, जो नमो ड्रोन दीदी पहल के जरिए ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी सिखा रही है। उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इस कंपनी ने अब तक सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन चलाने की आधुनिक तकनीक सिखा चुकी है। इस वक्त मैं हैदराबाद में मारुत ड्रोन्स के हेडक्वार्टर में हूँ। एक ऐसी कंपनी जो किसान ड्रोन्स बनाती है और ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देती है। 5 महीनों ने 150 से अधिक महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ट्रेन किया है। हमारे साथ कंपनी की नीति जी हैं, वो इस पर हमसे बात करेंगी। मैम, किस तरह से ट्रेन किया गया था महिलाओं को और क्या इस तरह के ड्रोन ही थे? जी हाँ, तो हम ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंतर्गत 5 दिन का कोर्स होता है। उसमें से 3 दिन जो है वो पूरा थ्योरेटिकल और सिमुलेशन उनको सिखाया जाता है। चौथे दिन हम उनको आरपीटीओ ड्रोन से ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद एक बार वो उसमें सशक्त हो गई हैं, फिर हम उनको किसान ड्रोन देके 5वें दिन, आखिरी दिन उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये कहानी और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी। कोयला गैसीकरण परियोजना के संवर्धन की योजना पर भी मुहर। नहीं रहे पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह, विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। माननीयों ने जन सेवा के कार्यों को किया याद। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस पार्टी ने किया राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के नामों का ऐलान। कृषि मंत्री समेत 14 को मिली जगह। गुमला में बिजली पानी को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। और सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। करीब 85% विद्यार्थी उत्तीर्ण। बेटियां फिर रही आगे। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के 98% से अधिक अभ्यर्थी सफल।